नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। मैं बात करूं तो सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत बेहतरीन हमारी जो है पायलट सेवक और लक्ष्य बैच में बात होगी तो हिस्ट्री इतिहास की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी डेज से करते भी आ रहे हैं। चलो जी, हरिश्चंद्र आर्य हमारे साथ हैं। केशपाल सर को हरदोई की धरती से राम 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 राम। चंचल पटेल जी गुड मॉर्निंग सर जी। अंकुश कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, आपकी स्वीकार होगी। प्रविंद्र चौधरी भी हमारे साथ हैं। आरती अल्पा मौर्या, ठीक है। विवेकानंद अभी हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, गोरखपुर की धरती से। चलो बहुत बढ़िया। सद्दाम हुसैन जी भी गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, आप भी अच्छे होंगे सभी। सोनू कुमार यादव, जय बजरंग बली। ठीक है, चलो मित्रों, टॉपिक हमारा आज देखो, मैं बात करूं तो इसमें बहुत जो है टॉपिक भी खैर लंबा हो गया। 5वां पार्ट है आज गवर्नर जनरल का, लेकिन बहुत चीजें यहाँ पर इसमें समाहित हो रही हैं और बहुत ही चीजें कंप्लीट यहाँ पर हो भी रही हैं। गवर्नर जनरल से रिलेटिव में बात करूं, सारे अधिनियम, युद्ध वगैरह भी सारी चीजें होती ही चल रही हैं और आप करते भी चल ही रहे हैं। चलो चलते हैं आगे। गवर्नर जनरल की बात तो होगी तो एक गवर्नर जनरल लॉरेंस के बाद आता है लॉर्ड मेयो। आपने पढ़ा भी होगा। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर जी अगला जो गवर्नर जनरल आज जो आता है उसका नाम होगा, चौथा था ना लॉर्ड मेयो। आप हेडिंग डाल देंगे वायसराय बोलो या गवर्नर जनरल, तो आप बता रहे होंगे सर जी लॉर्ड मेयो। इस तरीके से आपको लिख देना है। कौन से मेयो की बात होगी तो मैं बात कर रहा हूंगा लॉर्ड मेयो, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, लॉर्ड मेयो की यदि मैं बात करूं तो सर ये 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक गद्दी पर बैठते हैं। लॉर्ड मेयो की बात होगी तो आप बता रहे होंगे सर 1869 से 1872 तक गद्दी पर बैठेंगे। 18 ठीक है ना, 72 ये भी आप बता रहे होंगे ईस्वी तक। ठीक है, चलो जी, किसकी बात है सर जी? लॉर्ड मेयो की यहां पर बात हो रही होगी। चलो, यदि क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा लॉर्ड मेयो से मैं बात करूं तो पहला पॉइंट होगा 1870 में केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त व्यवस्था का पृथक्करण किया। 1870 ईस्वी की बात होगी, ठीक है ना। मैं बात करूं किसकी? 1870 ईस्वी में केंद्रीय व प्रांतीय वित्त व्यवस्था के पृथक्करण की दिशा में पहला कदम उठाया गया। तो ये भी आप बता रहे होंगे सर जी 1870 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारों। कौन से वर्ष में? 1870 ईस्वी में। ये आपको कर देना 1870 ईस्वी में केंद्रीय व्यय, इस तरीके से आपको लिखना है। किसकी बात होगी सर जी? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय, केंद्रीय एवं इस तरीके से लिख देना है प्रांतीय, ये आप बता रहे होंगे सर जी केंद्रीय एवं प्रांतीय। 1870 ईस्वी में केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त व्यवस्था, ठीक है। कौन सी व्यवस्था की बात होगी? केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त व्यवस्था, ठीक है ना, इस तरीके से लिखना है। तो 1870 ईस्वी में केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त व्यवस्था के पृथक्करण की दिशा में, ठीक है ना, जो वित्त व्यवस्था है, वित्त व्यवस्था के पृथक्करण की दिशा में किसकी बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूं पृथक्करण, पृथक्करण की दिशा में, ठीक है ना, कदम उठाया गया। दिशा में क्या उठाया गया तो आप बता रहे होंगे सर जी कदम उठाया गया। एक तो क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होगा और आपको बताना होगा उठाया गया, इस तरीके से लिख रहे होंगे उठाया गया। चलो, 1870 ईस्वी की बात है। केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त व्यवस्था के पृथक्करण की दिशा में इनके समय में कदम उठाया गया। मित्रों, राजकुमारों के जो देसी रियासत है ना, देसी रियासतों के राजकुमारों के शिक्षा एवं राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए
कलकत्ता में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो बताना होगा भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं दूसरे पॉइंट की बात होगी। यदि मैं बात करूं किसकी, तो सर जी भारतीय जो राजकुमार हैं, इस तरीके से आपको बताना होगा भारतीय राजकुमारों की, ठीक है ना, भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होगा। यदि मैं बात करूं भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं एवं ठीक है ना, जो है राजनीतिक, इस तरीके से लिख देना है। कौन से नैतिक की बात होगी सर जी, भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए किसकी बात होगी मेरे प्यारों, प्रशिक्षण की बात होगी। तो आप बता रहे होंगे प्रशिक्षण के लिए। चलो जी, तो भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए 1872 ईस्वी में, कौन से वर्ष की बात है, 1872 में ईस्वी में 2 महाविद्यालयों की स्थापना की। 1872 ईस्वी में 2 महाविद्यालय कितने होंगे सर जी, तो आप बता रहे होंगे 2 महाविद्यालयों की स्थापना की गई। क्या की गई है, 2 महाविद्यालयों की स्थापना की गई। इस तरीके से करना। अब वो 2 महाविद्यालय कौन कौन से होंगे, एक का नाम होगा अजमेर में, माफी चाहूंगा मैंने कलकत्ता बोल दिया था, अजमेर में मेयो कॉलेज महाविद्यालय की स्थापना। ठीक है ना, ये आपको बताना है। पहला होगा सर जी अजमेर में, इस तरीके से लिख देना, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना। अजमेर में एक तो मेयो कॉलेज या अजमेर में मेयो महाविद्यालय की स्थापना, एक तो अजमेर में की थी मेयो महाविद्यालय की स्थापना। कौन सी सर जी, तो आप बता रहे होंगे मेयो महाविद्यालय की स्थापना। एक तो अजमेर में मेयो महाविद्यालय और दूसरा काठियावाड़ में राजकोट महाविद्यालय। दूसरा क्या होगा सर जी, काठियावाड़ में क्या होगा, राजकोट महाविद्यालय। तो ये 2 महाविद्यालय भी अजमेर में और एक काठियावाड़ में, ठीक है ना, इन महाविद्यालयों की स्थापना की थी किसने, तो आप बताएंगे सर जी लॉर्ड मेयो ने। ये किसके लिए है, राजकुमारों जो है, देसी राजकुमार, जो भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं, राजकुमार बोलेंगे राजा के लड़का को, उनके राजनीतिक एवं प्रशिक्षण के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन होगा सर जी 1872 में कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी की गई। 1872 ईस्वी की बात है, तो आप बताएंगे सर जी 1872 ईस्वी में, ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि विभाग की स्थापना हो जाती है। 1872 ईस्वी में मैं बात करूं कौन सा विभाग होगा, तो आप बता रहे होंगे सर जी कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग की। तो आप लिख रहे होंगे 1872 ईस्वी में कृषि विभाग एवं, सर जी एवं आपको बताना है वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी। कौन सी विभाग की बात है, वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने में बड़ा जानदार होगा, आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे। तो आज की कृषि विभाग की स्थापना कब होती है, तो आप बता रहे होंगे सर 1872 ईस्वी में। और किसने की है, तो मेयो ने, लॉर्ड मेयो ने। पूछा जाएगा तो आप बताए होंगे। मेयो ने भारतीयों को राय बहादुर एवं खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करने की शुरुआत की। ये भी क्वेश्चन आप बता रहे होंगे, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। चलो जी, 1872 में हो गया। अगला क्वेश्चन होगा, यदि मैं बात करूं सर जी, मेयो ने भारतीयों को राय बहादुर एवं खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ किया। मेयो की बात होगी तो आप लिख देना सर जी मेयो ने भारतीयों को, किसकी बात है मेरे प्यारों, मैं बात कर रहा हूंगा भारतीयों को, इस तरीके से लिख देना है, मेयो ने भारतीयों को, ठीक है ना, किसकी बात होगी सर जी, भारतीयों को राय बहादुर, कौन सी बहादुर की बात है, तो आप क्यों ना लिख देते सर जी राय बहादुर वे
वह एक और होगा, वे मैं बात करूं खान बहादुर। तो आप लिख देना सर जी कौन सी बहादुर की बात है, खान बहादुर की उपाधि, ठीक है ना, देना प्रारंभ किया, ठीक है ना, खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ किया, उपाधि देना प्रारंभ किया। क्वेश्चन अपने में मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, प्रारंभ किया यदि आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी दे रहे होंगे। मेयो ने भारतीयों को राय बहादुर व खान बहादुर की उपाधि देना प्रारंभ किया, ये भी आपको बता देना है। यदि मैं बात करूं ब्रिटिश काल में पहली जो, सर जी क्या वहां केवल राजकुमार ही पढ़ा लिखा करते थे? हाँ, केवल राजकुमार ही पढ़ा लिखा करते थे और ना कोई भी पढ़ा करता था। अब दूसरी एक और बात होगी मेरे प्यारों, ब्रिटिश काल में कौन से काल की बात है मेरे प्यारों, ये भी आपको बताना है। ब्रिटिश काल में प्रथम, भारत में प्रथम जनगणना, ठीक है ना, यदि मैं बात करूं किसमें, ब्रिटिश काल में भारत में जो पहली जो जनगणना है, प्रथम जनगणना मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, लेकिन ये नियमित रूप से नहीं हुई थी। प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी की बात है। 1872 ईस्वी में मेयो के काल में हुई थी। किसकी में सर जी? मेयो के, ऐसे लिख देना है, मेयो के काल में प्रारंभ हुई थी या मेयो के काल में हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी आप बता रहे होंगे, आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी। ब्रिटिश काल में भारत में प्रथम जनगणना 1872 में किसके समय? मेयो के काल में स्टार्ट हुई थी। मित्रों 1872 ईस्वी की बात है, एक अफगान ने, अली खां उसका नाम था, अंडमान निकोबार पोर्ट विलेयर में समुद्र के किनारे भ्रमण करते हुए लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी। ये भी हमसे पूछा जाता है और जब पूछा जाए तो आप भी निश्चित तौर पर बताएंगे, ठीक है, तो बता देंगे। 1872 ईस्वी की बात होगी मेरे प्यारों। मैं बात करूं 1872 ईस्वी में, ये लिख देना है, एक अफगान शेर अली ने, क्या नाम होगा सर जी? 1872 ईस्वी में एक अफगान था और अफगान का नाम क्या था? अफगान, और अफगान का नाम होगा मेरे प्यारों शेर अली। कौन से अली है? शेर अली। इस तरीके से लिख देना, ने अंडमान द्वीप समूह में, शेर अली ने, यदि मैं बात करूं अंडमान द्वीप समूह में, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, अंडमान द्वीप समूह। और द्वीप समूह की यदि मैं बात करूं, अंडमान द्वीप समूह यदि मुझसे पूछा जाएगा सर जी, तो मैं बता क्यों ना दूंगा, पोर्ट विलियर। ये भी आप लिख देंगे, कौन सा? पोर्ट विलियर। 1872 ईस्वी में अफगान शेर अली ने अंडमान द्वीप समूह पोर्ट विलियर में चाकू मारकर मेरे प्यारों क्या मार दी? पोर्ट विलियर में, इस तरीके से लिखेंगे, चाकू मारकर मेयो की हत्या कर दी। चाकू मारकर, इस तरीके से लिख देना है, चाकू मारकर मेयो की हत्या कर दी। क्या कर दी सर जी? मेयो की हत्या कर दी। चलो भैया, मेयो भी चल बसते। अब इसी के साथ यदि मैं बात करूं, अगला जो आएगा गवर्नर जनरल, उसका नाम होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक, पीयूष पाल जी। नियमित रूप से रिपन के 1881 था वो, ठीक है ना। चलो भैया, पीयूष पाल जी क्या दिक्कत है? प्रिया यादव सर इकोनॉमिक्स की क्लास कब शुरू होगी? मैंने बोल दिया है, शाम को ग्रुप जैसे ही तुम्हारा ओपन होता है उसमें भी रहता है, मैंने बोल दिया है, ठीक है, एक बार और बोलूंगा, ठीक है। चलो जी, अब इसी के साथ मैं बात करूं, पांचवा जो आएगा उसका नाम होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है, नॉर्थब्रुक। ये कौन सी ब्रुक की बात होगी सर जी? तो आप बता देंगे नॉर्थब्रुक, ये आपको कर देना है, ठीक है। कौन सा ब्रुक है? नॉर्थब्रुक, ये बता रहे होंगे। चलो, 1872 से 1876 ईस्वी की बात होगी। यदि मैं बात करूं कब की? 1872 से, इस तरीके से लिख देना है, 1876 ईस्वी। 1872 से 1876 ईस्वी की बात है। नॉर्थब्रुक 1872 से 1800। वास्तविक नाम थॉमस बेरिंग, ये भी आपको बता देना है। चलो, यदि मैं बात करूं किसकी, तो आप बता रहे होंगे सर जी वास्तविक नाम, ये भी हम बताएंगे कौन सी नाम की बात होगी। वास्तविक नाम थॉमस बेरिंग इनका वास्तविक नाम था।
इसी तरीके से लिख देना है थॉमस वेरिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा थॉमस वेरिंग, इस तरीके से आपको बता देना है थॉमस वेरिंग। इनका नॉर्थ ब्रुक का क्या था सर जी? वास्तविक नाम था। अब नॉर्थ ब्रुक की मैं बात करूं सर, 1858 में गवर्नर जनरल के खत्म कर दिया गया। वाइस राय आया था गवर्नर जनरल। अरे वाइस राय बोल दो, काम तो वही था, ठीक है ना, या गवर्नर जनरल, सारे काम वही थे, लेकिन सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। ठीक है, चलो जी, ये आपको थॉमस बोरिंग बताएंगे। मित्रों, इनके समय 1874 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार में एक अकाल पड़ा था, बहुत बेहतरीन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में बंगाल एवं बिहार में भयंकर अकाल पड़ा था? नॉर्थ ब्रुक की शासनकाल में। तो मैं बात करूं 1874 ईस्वी की बात होगी सर जी। 1874 ईस्वी में इनके 1874 ईस्वी में बंगाल एवं, मैं बात कर रहा हूंगा सर जी किसकी, तो आप बता रहे होंगे बंगाल एवं बिहार में किसकी बात होगी मेरे प्यारों? तो बंगाल एवं बिहार में, ठीक है ना। बंगाल एवं बिहार में भारी अकाल, कौन सा अकाल था? तो आप बता रहे होंगे भारी अकाल पड़ा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारी अकाल पड़ा था, तो आप बता देना सर जी कैसा अकाल था? भारी अकाल पड़ा था। तो ये तो इसमें या भयंकर भी या भारी हम बता देंगे, ठीक है। चलो, इसमें बस इतना ही पॉइंट होगा। इसके साथ आएगा सर जी लॉर्ड लिटन। अब इसी के साथ मैं छठवीं की बात करूं तो आप बता रहे होंगे सर जी लॉर्ड लिटन क्यों ना डाल देते आप। अब मेरे प्यारो, लॉर्ड लिटन की बात होगी जो 1876 से 1880 तक गद्दी पर बैठा है। लॉर्ड लिटन 1876 से, और मैं बात करूं 1880 ईस्वी तक। 1876 से यदि मैं बात कर रहा हूंगा तो आप बता रहे होंगे सर 1880 ईस्वी तक लॉर्ड लिटन गद्दी पर बैठा है। चलो जी, पॉइंट 1876 से 1880। अब इनके समय की मैं बात करूं, इन्होंने एक अधिनियम आता है रॉयल टाइटल अधिनियम 1876। टाइटल की यहां पर बात करूं तो बोल दिया जाता है उपाधि। मेरे प्यारों, कौन सी उपाधि की बात होगी? तो मैं बात करूं सर इनके समय में एक रॉयल टाइटल अधिनियम, कौन सी टाइटल की बात होगी? तो आप बता रहे होंगे रॉयल टाइटल अधिनियम। ये भी आप बता देना सर जी, रॉयल टाइटल जी अधिनियम 1876, रॉयल टाइटल अधिनियम। और मैं बात करूं अधिनियम कौन सा होगा? 1876। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार आयोजन के समय प्रदान की गई थी, इस रॉयल टाइटल अधिनियम 1876 के तहत। तो मैं बात करूं इसके तहत आपको लिख देना है महारानी विक्टोरिया को। मेरे प्यारों, किसकी बात होगी? तो आप बता देना महारानी विक्टोरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि, कौन सी हिंद की बात होगी सर जी? तो आप क्यों ना लिख देते केसर ए हिंद की जो है, मतलब कि केसर ए हिंद की उपाधि, केसर ए हिंद की उपाधि सर 1 जनवरी के जनवरी की बात होगी। केसर ए हिंद की उपाधि 1 जनवरी 1877 ईस्वी को, ठीक है ना, 1 जनवरी 1877 ईस्वी को, ठीक है ना, ईस्वी को प्रथम दिल्ली दरबार के आयोजन में प्रदान की गई थी। 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार, कौन सा होगा सर जी? प्रथम दिल्ली दरबार आयोजन के समय, प्रथम दिल्ली दरबार आयोजन के समय, प्रथम दिल्ली दरबार आयोजन के समय प्रदान की गई। यदि मैं बात करूं किसके समय सर जी? आयोजन के समय प्रदान की गई, आयोजन के समय प्रदान की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जब आएगा तो आप बता भी रहे होंगे। महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि और किसके दिल्ली जब दरबार आयोजित हुआ उस समय मेरे प्यारों इस रॉयल टाइटल अधिनियम के तहत प्रदान की गई। मैं बात करूं 1878 का भारतीय समाचार पत्र पर, एक आगे चलू ना,
आपको पता भी होगा भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जिसे बोलेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इन्हीं के समय तो पारित हुआ है 1878 में। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसने भैया वर्नाक्यूलर, ऐसे लिख रहे होंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कौन सा एक्ट होगा हम बताएं सर जी? हाँ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और ये होगा 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय? तो आप बता देना सर जी, लॉर्ड लिटन के समय। इसने भाई साहब बहुत खतरनाक काम करे हैं, और इसके तहत मैं बात करूं तो आप क्यों ना लिख देते सर जी, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध। कौन से समाचार की बात होगी? तो आप लिख रहे होंगे भारतीय समाचार, जी, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध। किसकी बंद की बात है सर? भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध। ठीक है, अब लगा दिया सोम प्रकाश जैसे समाचार पत्र थे सर जी, या तो बहुत आए लॉर्ड है। ठीक है, हाँ, तो भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, इसके तहत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। ठीक है, 1878 में एक इंडियन आमर्स एक्ट भी आया। यदि मैं बात करूं कौन सा सर जी, तो आप बता रहे होंगे इंडियन, ऐसे कर देना है इंडियन जी आमर्स, कौन सा होगा? इंडियन आमर्स एक्ट। कौन सा एक्ट है मेरे प्यारो? आप बता रहे होंगे इंडियन आमर्स एक्ट। और ये एक्ट कब पारित होता है? 1878 ईस्वी को। इंडियन आमर्स एक्ट, ये भी आप बताएंगे इंडियन आमर्स एक्ट कब पारित हुआ? तो आप बताएंगे सर जी 1878 ईस्वी को। इंडियन आमर्स, किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना, अब मतलब अस्त्र शस्त्र बोलेंगे ना तो हम शस्त्री बोलेंगे, किसी भारतीय को बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना एवं उनका व्यापार करना मेरे प्यारो, वो निषेध कर दिया। उसके लिए इंडियन आमर्स एक्ट 1878 या जो है एक व्यापार करना दंडनीय अपराध बन गया। इस एक्ट के तहत यदि मैं बात करूं, किसी भारतीय को, ऐसे लिख देना है सर जी, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बताएंगे किसी भारतीय को, सर किसी भारतीय को बिना लाइसेंस, ठीक है ना, बिना लाइसेंस, ये आप लिख देंगे सर जी। किसकी बात होगी सर जी? किसी भारतीय को बिना लाइसेंस शस्त्र रखना, बिना लाइसेंस के कोई भी शस्त्र नहीं रख सकता, रखना, तथा सर जी उनका व्यापार करना, क्या उनका मतलब शस्त्रों का व्यापार करना, ऐसे लिखेंगे सर जी, तथा उनका व्यापार करना एक क्या हो गया सर जी? एक दंडनीय अपराध बन गया। एक कैसा सर? आप बता रहे होंगे एक दंडनीय अपराध बन गया, एक दंडनीय अपराध बन गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक कैसे अपराध की बात होगी मेरे लाडलो? एक दंडनीय अपराध बन। इंडियन आमर्स एक्ट 1800 यदि मैं बात करूं सर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो किसी भारतीय को बिना लाइसेंस शस्त्र रखना तथा उनका व्यापार करना एक कैसा दंडनीय अपराध, ये इंडियन आमर्स एक्ट 1878 था। यूरोपीय व एंग्लो इंडियनों पर यह कानून लागू नहीं होता था। यदि मैं इस पॉइंट को भी लिख दूं, यूरोपीय व एंग्लो इंडियन, कौन किसकी बात होगी सर जी? तो आप बता रहे होंगे जो यूरोपीय, आप बता देना सर जी, यूरोपियो व एंग्लो इंडियन, एंग्लो ये भी आप बता देंगे सर जी, यूरोपीय व एंग्लो इंडियन, इंडियन पर यह है, ठीक है ना, यह यूरोपीय व एंग्लो इंडियन पर यह कानून लागू नहीं होता था सर जी, यह कानून लागू नहीं होता था, लागू नहीं होता था, ये भी आप बता रहे होंगे लागू नहीं होता था। आएगा क्वेश्चन तो आप बता देना सर जी, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब भी हमें दे पाएंगे। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? चलो जी, हाँ, ये भी आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। अब इसी के साथ मैं बात करूं, आगे चलते हैं। 1878 ईस्वी में मेरे प्यारो सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु है
वो 21 वर्ष से घटाकर इसने 19 वर्ष कर दी। क्या कर दी सर जी? 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। ये भी क्वेश्चन बता देना है। 1878 ईस्वी की बात होगी। 1878 में ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 1878 ईस्वी की बात होगी। तो मैं बात करूं सर जी सिविल सेवा, कौन सी सेवा की बात है? सिविल सेवा परीक्षाओं में। ये आप क्यों ना बता देते सर जी? सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। 1878 में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश, मित्रों अब प्रवेश की बात होती है, प्रवेश की अधिकतम, ये हम बताएंगे सर जी। किसकी बात होगी तो हम बताएं सर, प्रवेश की अधिकतम जो आयु सीमा है, ये आपको बताना है। प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा, प्रवेश की अधिकतम कौन सी सीमा है? आयु सीमा। इस तरीके से बता देना। 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष से? तो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। 21 वर्ष से घटाकर तो हम बताएं सर 19 वर्ष कर दी गई, 19 वर्ष कर दी गई। तो ये भी आपको बता देना है, कर दी गई। यदि क्वेश्चन आएगा तो आप बता रहे होंगे। 1878 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षाओं में शामिल होने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। चलो ये भी पॉइंट पूछा जाता है मित्रों। 1878 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। यदि मैं बात करूं सर जी कौन से, तो आप बता रहे होंगे द्वितीय आंग्ल, ठीक है ना। किसकी बात होगी सर जी? सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध, ऐसे कर देना है। कौन सा है? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये आपको बताना है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये भी आप बता देना कौन से युद्ध की बात होगी सर? सेकंड द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हमसे पूछा जाएगा। 1878-80 में हुआ था। 1878 में और 1880 हम बोल दें ईस्वी में किसके समय हुआ? तो आप बता रहे होंगे सर जी वो होता है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध लिटन के समय। किसके? लिटन के समय। मित्रों लिटन एक विख्यात कवि, उपन्यासकार एवं निबंध लेखक था। इसे जो है एक मतलब कि लॉर्ड लिटन की बात होगी ना, ओवन मेरीडीथ की संज्ञा प्रदान की गई थी। इसे मैं बात करूं लॉर्ड लिटन एक विख्यात, इस तरीके से लिख देना है सर जी। लिटन की बात होगी तो लिटन एक विख्यात कैसा होगा? तो मेरे प्यारों आप बता रहे होंगे सर जी लिटन एक विख्यात जी कवि, उपन्यासकार एवं विख्यात। यदि मैं बात करूं कवि होगा, उपन्यासकार कौन सी कार की बात होगी? उपन्यासकार एवं मैं बात करूं तो निबंध लेखक था। क्या था सर जी? निबंध, उपन्यासकार निबंध लेखक था, ठीक है ना। कौन? लिटन की बात है, एक विख्यात कवि उपन्यासकार। उसे साहित्य जगत में यदि मैं बात करूं लेखक था, ठीक है ना। लिटन को यहां लिख देंगे, लिटन की बात है ना, लिटन को साहित्य जगत में। कौन सी जगत की बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात करूं लिटन को सर जी साहित्य जगत में जी। कौन सी जगत में? तो हमसे पूछा गया तो सर जी लिटन को साहित्य जगत में ओवन मेरीडीथ के नाम से जाना जाता है। साहित्य जगत में आज किस गवर्नर जनरल को ओवन मेरीडीथ या वायसराय को, ठीक है ना, ओवन मेरीडीथ के नाम से, ओवन मेरीडीथ के नाम से जाना जाता है। मेरीडीथ के नाम से जाना जाता है। किससे? ओवन मेरीडीथ के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा जानदार होगा, जाना जाता है, आएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब हमें दे रहे होंगे। एक लिटन एक विख्यात कवि, उपन्यासकार एवं निबंध लेखक था। लिटन को साहित्य जगत में, ठीक है ना, साहित्य जगत में ओवन मेरीडीथ के नाम से जाना जाता है। द लास्ट टेम्पेस्ट ऑफ इंडिया, मैं बात करूं किसकी? द लास्ट ऐसे लिखा होगा सर जी, टेम्पेस्ट ऐसे होगा, ठीक है ना, ऑफ इंडिया।
नामक पुस्तक किसकी है? यदि मैं बात करूं नामक कृति की रचयिता, नामक कृति मेरे प्यारो लिटन की है। किसकी है नामक कृति? तो आप बता देना सर जी। नामक कृति, ठीक है ना, किसकी है? लिटन की है। ये आप बता रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। और लिटन को यदि मैं बात करूं कौन से जगत में, तो साहित्य जगत में ओवन मेरिडीथ के नाम से जाना जाता है। सही है। चलो, कह रहे हैं सर जी आंगल क्या होता है? आंगल मतलब अंग्रेज लड़ रहे हैं और अफगानों से लड़ रहे हैं। आंगल सिख युद्ध, अंग्रेज और सिखों का। आंगल मराठा युद्ध, आंगल मतलब अंग्रेज और मराठों का। यही तो है। सुजल कुमार जी सर प्रैक्टिस सेट बताएं। आरडब्ल्यू का, झारखंड पुलिस का ना है भैया, अभी ना आया कोई भी। चलो, अब इसी के साथ मेरे प्यारो अगला नाम होगा लॉर्ड रिपन का। आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। कौन सी रिपन की बात होगी तो मैं नाम डाल दूं लॉर्ड रिपन, तो कोई दिक्कत ना होगी। कौन सी रिपन की बात है? लॉर्ड रिपन। मित्रों, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल ऐसा रहा, इनके कार्यकाल को भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अपने पहले गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकालों को सबको जो कार्य उसने किए हैं सबको समाप्त कर दिया। जहां तक अंग्रेजों ने तो रिपन को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु तक बता दिया। इसने भारत में और भारत की जनता के लिए इतना वर्क किया कि जब इसकी विदाई हुई थी ना रिपन की, तो जनता धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, धर्मशाला से लेकर मुंबई तक, बंबई जिसे मैं बोलूं, ठीक है ना, पैदल छोड़ने आई थी। ठीक है, तो किसकी बात होगी सर जी? रिपन की बात होगी, जो 1880 से लेकर 1884 तक गद्दी पर बैठे। 1880 से 1884 ईस्वी तक, ये आप बता रही हैं। 1880 से 1884। आ रही बात समझ में? चलो जी सर जी, आ रही है। चलो भाई, यहां तक पॉइंट समझ में आया। मित्रों, गद्दी पर बैठे 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आ गया। 1881, ठीक है। यदि मैं बात करूं 1881 का, कौन सी वर्ष की बात होगी सर? तो आप इस तरीके से लिख देना, 1881 का प्रथम कारखाना कौन सा होगा सर जी? प्रथम कारखाना अधिनियम पारित। प्रथम कारखाना, इस तरीके से बताना है, प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हो गया। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित, ये आपको बताना है कौन सा अधिनियम होगा मेरे प्यारों? प्रथम कारखाना अधिनियम पारित। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1881 का प्रथम कारखाना अधिनियम। महिला तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित किया गया। महिला और बच्चों की जो कार्य अवधि है उनके घंटों को क्या कर दिया? इसमें सीमित कर दिया। 7 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो कारखाना में काम नहीं करेंगे। 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 9 घंटे कार्यावधि और 1 माह में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया। कार्य बहुत अच्छा किया। नहीं, इस कारखाना अधिनियम से पहले तो भैया पता ही ना कब कब तक लगे पड़े हैं बेचारे। तो कारखाना मजदूरों के लिए जो है सोचा। तो मैं बात करूं महिला तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को, महिला तथा, ये आपको बता देना है महिला तथा बच्चों, इस तरीके से आपको बताना है महिला तथा बच्चों की, महिला तथा बच्चों की कार्य, ठीक है ना, कार्यावधि इस तरीके से करेंगे सर जी। कार्यावधि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कार्यावधि, ये आपको बता देना है सर जी किसकी बात होगी? कार्यावधि,
ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। तो मैं बात करूं किसकी, महिला तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित किया गया इस अधिनियम में। घंटों को क्या किया गया सर जी, तो आप बता रहे होंगे घंटों को सीमित किया गया। पहली बात तो ये होगी, सीमित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सीमित किया गया आएगा क्वेश्चन। यदि मैं बात करूं 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों पर प्रतिबंध लगा दिया और उम्र निर्धारित कर दी 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए 9 घंटे कार्य और माह में 4 दिन की छुट्टी मिलेंगी। ये प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो ये तो आप जो है लिख ही देंगे, बढ़िया तरीके से समझ में पॉइंट आया भी होगा। अगले पॉइंट की बात होगी, शिक्षा के लिए 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन की नियुक्ति या हंटर कमीशन का गठन। हंटर कमीशन शिक्षा से ही तो संबंधित था, तो आप बताएंगे सर जी, आप बता देना भैया 1882 में या शिक्षा के लिए 1882 में किसके लिए की बात होगी, तो आप बता रहे होंगे मेरे प्यारो शिक्षा के लिए। किसके लिए, शिक्षा के लिए 1882 में शिक्षा के लिए यदि मैं बात करूं सर जी इसके लिए, तो आप बताएंगे शिक्षा के लिए 1882 में। ठीक है, 1882 ईस्वी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा, शिक्षा के लिए 1882 ईस्वी में हंटर आयोग की नियुक्ति। कौन से आयोग की बात होगी, हम बताएं सर, हाँ हंटर आयोग की नियुक्ति कर देना। हंटर आयोग की क्या होगी मेरे लाडलो, हंटर आयोग की नियुक्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपको बताना भी होगा। इस तरीके से क्वेश्चन है, शिक्षा के लिए 1882 में हंटर आयोग की नियुक्ति। मैं बात करूं 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना की शुरुआत भी हो जाती है। नियमित पहली यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो बताएंगे 1881 में मेरे प्यारों, 1881 ईस्वी में भारत की पहली, ठीक है ना, किसकी पहली होगी, 1881 ईस्वी में भारत की पहली, किसकी पहली है सर जी, भारत की पहली नियमित, इस तरीके से आपको बता देना है, भारत की पहली नियमित जनगणना की शुरुआत। भारत की पहली नियमित यदि मैं बात करूं तो सर आप बता देना, भारत की पहली नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन के समय होती है। शुरुआत आर्य भाषण में 1881 में भारत की पहली नियमित जनगणना की शुरुआत की किसने, तो आप बता देना सर जी रिपन ने। ये भी क्वेश्चन अपने में बड़ा जानदार होगा। आ जाए कि 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कर दी, और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक तो रिपन को कहा जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को राजनीतिक एवं लोकप्रिय शिक्षा देना था। ये भी अपने में बड़ा जानदार क्वेश्चन होगा। 1882 ईस्वी में, ठीक है ना, कौन सी वर्ष की बात होगी सर, 1882 में। 1882 ईस्वी में स्थानीय यदि मैं बात करूं भारत में मेरे प्यारों, किसकी बात होगी सर जी, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। 1882 ईस्वी में भारत में स्थानीय स्वशासन, कौन से शासन की बात है सर जी, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। ये भी आप बता रहे होंगे कौन से स्वशासन की बात होगी सर जी, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। 1882 ईस्वी में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, जिसका उद्देश्य मैं बात करूं, ठीक है ना, यदि क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता रहे होंगे, जिसका उद्देश्य मेरे प्यारों मतलब कि राजनीतिक एवं, जिसके उद्देश्य की यदि मैं बात करूंगा तो आप बता रहे होंगे सर जी, जिसका जो है उद्देश्य मतलब कि इस जो स्थानीय स्वशासन की बात है, लोगों को राजनीतिक व लोकप्रिय, ऐसे लिखना, जिसका उद्देश्य यहां लिख देंगे लोगों को राजनीतिक, लोगों को और लगा देना है, लोगों को राजनीतिक एवं
सर्वप्रिय या मैं बात करूं लोकप्रिय राजनीतिक एवं लोकप्रिय शिक्षा देना था। कैसी प्रिय की बात होगी सर जी? लोकप्रिय शिक्षा देना था। ये भी आपको बता देना है, लोकप्रिय शिक्षा देना था। आएगा क्वेश्चन तो सर हम निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1882 भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, जिसका उद्देश्य लोगों को राजनीतिक एवं, हाँ बहुत बढ़िया प्रवेश जी, ये भी आप बता देना। आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे सर जी, ठीक है ना। अब इसी के साथ यदि मैं बात करूं भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, ये पॉइंट अपने में बड़ा बेहतरीन होगा और कई बार आया भी है। भारत में स्थानीय किसकी बात होगी सर? तो आप बता क्यों ना देते, भारत में स्थानीय स्वशासन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, भारत में कौन सी शासन की बात होगी? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक मेरे लाडलो, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को, ठीक है ना। कौन से रिपन को सर जी? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको नोट कर देना है, आएगा तो हम निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। मैं बात करूं इल्वाइट बिल 1883-84 में पारित हो गया। मैं बात कर रहा हूंगा पहले तो इल्वर्ट बिल विवाद, इल्वर्ट बिल विवाद ऐसे लिख देंगे मेरे प्यारों। कौन सी विवाद की बात है? इल्वर्ट बिल विवाद, और ये 1883-84 की घटना थी सर जी। 1883-84 की घटना थी इल्वर्ट बिल विवाद। यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई का प्रावधान था। मतलब कि पहले जो थे ना, जो भारत के न्यायाधीश यदि कोई भारत का बन जाए तो उसे यूरोपियों के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। लेकिन मैं बात करूं, एक इल्वर्ट नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने ये बिल पारित किया, लॉर्ड रिपन ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, और इसमें भारतीयों या भारतीय न्यायाधीश को यूरोपियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया इस इल्वर्ट बिल में मेरे प्यारों। यह सुनवाई कर, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापिस लेना पड़ा था, ठीक है ना। तो यूरोपियों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध की बात होगी? तो आप क्यों ना लिख देते सर जी, यूरोपियों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध की बात है? हम बता रहे होंगे यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों को मेरे प्यारों विरुद्ध, ये आपको बताना है। यदि मैं बात करूं भारतीय जो न्यायाधीश हैं, यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों को, इस तरीके से आप बता रहे होंगे कौन सी न्यायाधीशों की बात है सर जी? भारतीय न्यायाधीशों को। यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों को मुकदमा सुनवाई का अधिकार था। जो मुकदमा था ना, मुकदमा यदि मैं बात करूं सर जी, सुनवाई का अधिकार, मुकदमा सुनवाई का अधिकार, लेकिन विरोध हो गया, ठीक है ना। अधिकार था लेकिन मैं बात करूं, आप नोट कर देना, विरोध हो गया जिसके कारण इस इल्वर्ट बिल को वापस लेना पड़ा। आ रही है बात समझ में? ये पॉइंट भी हमसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा प्रदान की थी। एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी मेरे प्यारों, तो मैं बात कर दूंगा सर जी फ्लोरेंस नाई, ऐसे लिखना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ऐसे होंगे, ठीक है ना। नाइटिंगेल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का, ठीक है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को, ऐसे लिख देना किसकी बात होगी मेरे प्यारो, रिपन को भारत का, क्या है, रिपन को भारत का उद्धारक, ऐसे लिख देना है। भारत का क्या होगा सर जी? तो आप बता रहे होंगे भारत का उद्धारक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का उद्धारक। भारत का उद्धारक की क्या होगा सर जी? भारत के उद्धारक की संज्ञा, इस तरीके से आपको लिख देना, भारत के उद्धारक की संज्ञा
प्रदान की थी, भारत के उद्धारक की संज्ञा प्रदान की थी। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का भी जवाब देंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा प्रदान कर दी। किसका? भारत का। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो लिटन द्वारा कम कर दी गई थी। अल्पा मौर्य जी, सर जी लिखने भी ना देते। अब मैं क्या मने कर रहा हूं भैया, लिखो जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी? सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो लिटन ने कम कर दी थी, उसे मेरे प्यारों फिर 19 से 21 वर्ष कर दिया। किसने? रिपन ने। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु मैं बात करूं, सिविल सेवा की बात होगी सर जी। कौन सी सेवा की बात है मेरे प्यारों? सिविल सेवा में, ठीक है ना, ऐसे लिखना है, सिविल सेवा में प्रवेश की आयु। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु, इसकी आयु की बात है। सर तुम प्रवेश क्यों ना लिख देते? सिविल सेवा में प्रवेश की आयु, सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो मैं बात करूं और लिटन ने, किसकी बात होगी सर जी? जो लिटन ने, ठीक है ना। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो लिटन ने कम कर दी थी। क्या कर दी थी सर जी? कम कर दी थी, कम कर दी थी, ठीक है। ये भी आप कर देना। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो लिटन ने कम कर दी थी, उसे मेरे प्यारों, उसे, ठीक है ना, पुनः, ये मैं बात करूं, पुनः 19 से 21 वर्ष कर दिया। 19 से कितना कर दिया? 21 वर्ष कर दिया। आ रही है बात समझ में? उसे फिर 19 से 21 वर्ष कर दिया था। किसने? रिपन ने। काम तो बहुत बेहतरीन करे हैं रिपन के। मैं बात करूं द ड्यूटी ऑफ एज, अर्थात इस युग का कर्तव्य, किसकी पुस्तक है? तो आप बता रहे होंगे ये तो सर जी रिपन की है। पॉइंट लिख देना है, द ड्यूटी ऑफ एज, इस तरीके से लिखना है। यदि मैं बात करूं किसकी बात होगी सर जी? द ड्यूटी ऑफ एज, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। द ड्यूटी ऑफ एज, ठीक है ना, अर्थात इस युग का कर्तव्य। द ड्यूटी ऑफ एज मैं बात करूं, अर्थात सर जी इस तरीके से लिख देंगे, अर्थात इस युग का क्या होगा? आप बता देना सर जी, इस युग का कर्तव्य, अर्थात इस युग का कर्तव्य, ये आप बता देना। अर्थात द ड्यूटी ऑफ एज, अर्थात इस युग का कर्तव्य नामक मेरे प्यारो पुस्तक, ठीक है ना, नामक पुस्तक का लेखक, नामक पुस्तक का लेखक यदि हमसे पूछा जाएगा तो वो आप क्यों ना बता देते सर जी? रिपन ही तो था। कौन था? तो हम बताएं सर, रिपन था। द ड्यूटी ऑफ एज, अर्थात इस युग का, मैं बात करूं इस युग का कर्तव्य, पुस्तक के लेखक, ये भी आप रिपन बताएंगे। लॉर्ड रिपन के समय को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया है। ये भी पॉइंट बड़ा सुंदर होगा। यदि मैं बात करूं किसके समय की बात होगी सर जी? लॉर्ड रिपन के समय को, ऐसे ही लिख देना है, लॉर्ड रिपन के समय को, समय को भारत में, मैं किसकी? भारत में स्वर्ण युग का आरंभ, लॉर्ड रिपन के समय को भारत में किसकी बात होगी मेरे प्यारों? तो मैं बात कर रहा हूँगा भारत में स्वर्ण युग का। कौन सी युग की बात है? भारत में स्वर्ण युग का, इस तरीके से लिख देंगे, स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया है। स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया है, स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया है। चलो ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा गया है। ये भी आप बता देंगे, किसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। इन्होंने कहा लॉर्ड रिपन ने, यदि मेरा मूल्यांकन करना है तो मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। ये भी पॉइंट अपने में बड़ा बेहतरीन होगा और बता देना है सर जी, लॉर्ड रिपन ने कहा था। किसकी बात होगी? तो आप दिखाई दे रहा है, ना दे रहा हो गए, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने कहा था, ठीक है, ने कहा था, इस तरीके से लिख रहे होंगे। चलो एक बार इसे पूरे हिसाब करो, अब लिखो, लॉर्ड रिपन ने कहा था, अब लिख देना है
किसकी बात होगी, तो हम बता रहे होंगे लॉर्ड रिपन ने। सर जी लॉर्ड रिपन ने कहा था कि मेरे शब्दों का मतलब मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना। लॉर्ड रिपन ने कहा था मेरा यदि मूल्यांकन करना है, मेरा इस तरीके से लिख देना है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। मेरा मूल्यांकन, ये बता रहे होंगे मेरा मूल्यांकन मेरे शब्दों से करना, ओ माफी चाहूंगा मेरे कार्यों से करना। मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना। कार्यों से क्या है सर जी, करना, ठीक है ना, न कि मेरे शब्दों से, न कि मेरे शब्दों से, इस तरीके से लिख देना, न कि मेरे शब्दों से, न कि मेरे शब्दों से, ठीक है ना, शब्दों से। ये भी बात आप नोट कर लेना। लॉर्ड रिपन ने कहा था मेरा मूल्यांकन करना है तो मेरे कार्यों से करना, न कि मेरे शब्दों से। भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु की उपमा अंग्रेजों ने लॉर्ड रिपन की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु है। यदि मैं बात करूं भारत में किसकी बात होगी सर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु, इस तरीके से लिख देना है, कौन सा, ब्रिटिश, ऐसे लिखेंगे, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु, ठीक है ना, शत्रु की उपमा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु की उपमा किसने, ठीक है ना, उपमा मेरे प्यारों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु की उपमा अंग्रेजों ने, किसने भैया, तो आप बता रहे होंगे अंग्रेजों ने रिपन को प्रदान की थी। अंग्रेजों ने किसको, रिपन को, अंग्रेजों ने रिपन को प्रदान की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रदान की थी, यदि आएगा तो आप निश्चित तौर पर बता भी रहे होंगे। चलो ये पॉइंट पूछे जाते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शत्रु की उपमा अंग्रेजों ने रिपन को प्रदान की थी। और मैं बात करूं रिपन की विदाई के समय, मैंने पहले लिखा था जिस समय विदाई हो रही थी तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से जनता पैदल पैदल बंबई तक आई थी इसकी विदाई के समय। तो कार्य तो बढ़िया है ना भाई, कार्य इन्होंने क्या, सारे के सारे कार्य इनके बढ़िया रहे हैं। चलो जी, अब बढ़िया व्यक्ति की बूझ होती है। अब बात तो होगी सर जी डफरिन की। एक और गवर्नर जनरल या वायसराय में बात करूं, लॉर्ड डफरिन, ऐसे लिख देना है, कौन सा, लॉर्ड डफरिन होगा, डफरीन ना होगा, लॉर्ड डफरिन। जो अब बैठाएंगे हम डफरिन को 1884 से 1888 तक, 1884 से 1888 ईस्वी तक, और इसी कर रहे होंगे हम कल बढ़िया तरीके से, ठीक है, और सभी ने करवाया भी है, लोकप्रिय, ठीक है। चलो जी, तो सबने बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक किया। इसी के साथ मेरे प्यारों मैं मुलाकात कर रहा हूँगा कल यहीं से आगे और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो 2 दिन और चलेंगे ये, ठीक है ना, तो कल तो शायद सैटरडे है, ठीक है, टाइम ओवर, अच्छा, तो ये 2 दिन और चलेंगे और उसके साथ फिर ये समाप्त हो जाएगा टॉपिक। फिर 1857 की क्रांति, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उसके बाद फिर बंगाल का विभाजन, इसी तरीके से, ठीक है, ऐसे एक आंदोलन हो जाएगा और फिर धीरे धीरे हमारा ये टॉपिक समाप्त होने की कगार पर होगा। तो सभी ने किए बहुत बढ़िया तरीके से। इसी के सर अंग्रेजों को संपूर्ण भारत पर अधिकार करने में कितना समय, यदि मैं बात करूं संपूर्ण भारत पे तो 1835 से ही स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, और अधिकारी करते आए हैं, 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। इसी के साथ मेरे प्यारों मैं अपनी वाणी को दे रहा हूँ विराम। तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।